हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत को का माइंड मैप बनाया था और माइंड मैप में आपको बना रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार से माइंड मैप बनाना है। जैसे एम लक्ष्मीकांत जी ने अपनी लक्ष्मीकांत को 11 भागों में बांटा है। कौन कौन से 11 भाग? पहला संवैधानिक ढांचा, दूसरा है संविधान की कार्यप्रणाली, मतलब शासन व्यवस्था, और तीसरा है आपका केंद्र सरकार, चौथा है राज्य सरकार, पांचवा है स्थानीय सरकार, और छठवां है आपका केंद्र राज्य संबंध, और उसके साथ साथ विशेष राज्य, और सातवां है आपका संवैधानिक निकाय, आठवां है आपका गैर संवैधानिक निकाय, नवा है आपका अन्य संवैधानिक आयाम, और 10वां है राजनीतिक गतिशीलता, तथा उसके बाद 11वां है संविधान की कार्यप्रणाली। तो संविधान की कार्यप्रणाली में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है केंद्र सरकार, 3 भाग पढ़ चुके हैं। अब चौथे भाग में चल रहे थे। चौथे भाग हम राज्य सरकार बात कर रहे थे। तो राज्य सरकार में हमने क्या बात किया था कि राज्य सरकार में हमने राज्यपाल बात कर लिया था, मुख्यमंत्री के विशेष आयाम बात कर लिए थे, मंत्री परिषद बात कर लिया था, राज्य मंत्री परिषद बात कर लिया था, उसके बाद में उच्च न्यायालय बात कर लिया था। अब उच्च न्यायालय के बाद में हम बात कर रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि ये उच्च न्यायालय अर्थात उच्च न्यायालय हमारे यहाँ जो संविधान स्वतंत्रता की, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो एकीकृत स्वतंत्रता है। पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय के बाद में जो भी आएंगे सत्र न्यायालय होंगे, इसके अधीन होंगे सब ये अधीनस्थ न्यायालय। और उसके बाद में लोक न्यायालय जो होंगे, जितने भी एसडीएम का न्यायालय, डीएम का न्यायालय, ये सब न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय के अधीन होंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय पर। अधीनस्थ न्यायालय वो न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय के नीचे काम करते हैं, अधीन काम करते हैं, उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं। तो संविधान के अध्याय 30 का संपूर्ण विश्लेषणात्मक माइंड मैप बनाएंगे आपको। और फिर इसमें हम बात क्या करने वाले हैं? संरचना, अधिकार क्षेत्र, वैकल्पिक न्याय तंत्र और विशेष राज्य प्रावधानों का चित्रात्मक अध्ययन आज करने वाले हैं। हम लोग चित्रात्मक अध्ययन करेंगे और इस चित्रात्मक अध्ययन से वही बनाएंगे कि कैसे माइंड मैप बनाया जाता है। तो अधीनस्थ न्यायालय में किस किस प्रकार के आयाम हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात करते हैं कि इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस भाग में रखा गया है। तो अधीनस्थ न्यायालय को संवैधानिक उपबंध अर्थात संविधान में भाग 6 में रखा गया है। और उसके बाद में इसको वैकल्पिक न्याय तंत्र, नालसा और विशेष प्रावधान वाले भाग 21 में राज्य भाग 21 में रखा गया है। और इसमें संरचना, अधिकार क्षेत्र भी है। तो इसमें हम लोग बात किए कि क्या संवैधानिक उपबंध क्या है, तो भाग 6 में रखा गया है इसको। अब इसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि संवैधानिक आधार है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है कि संवैधानिक आधार क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है। तो हमारी न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है और ये स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे भारत की। और अमेरिका की न्यायपालिका राज्य की अलग न्यायपालिका होती है और सेंटर और केंद्र की न्यायपालिका अलग, उसमें दोनों न्यायपालिकाएं अलग अलग होती हैं। पर इंडिया की जो भारत की अपने न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय और उसके अधीन कई सारे न्यायालय। अब ग्राम न्यायालय भी आ गया है इसी में। तो हम लोग बात करते हैं इसका संवैधानिक आधार क्या है। इसका संविधान में वर्णन है, तो हाँ है। इसका संविधान वर्णन कहाँ है? भाग 11 में। अभी हमने बताया था कि भाग 6 में इसका वर्णन है। क्या है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर के अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में प्रावधान किया गया है। और प्रावधान किया गया है इसमें स्वतंत्र सुनिश्चित करने वाले 5 प्रमुख उपबंध बताए गए हैं। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले 5 प्रमुख उपबंध बताए गए हैं। इन उपबंधों को बात करेंगे हम लोग। तो इन ये 5 उपबंध जो हैं आपके, जिला न्यायालयों की नियुक्ति क्या करेगा? जिला न्यायालयों की नियुक्ति, फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, फिर न्यायालयों पर नियंत्रण कैसे करता है, न्यायालयों पर नियंत्रण कैसे करता है, फिर इसकी कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना भी इसका। जैसे अधीनस्थ के नीचे जो जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय होता है, एसडीएम न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है, वो अगर कोई आदेश पारित कर देते हैं, उन आदेशों को व्याख्यायित करना इसका काम होता है जिला सत्र न्यायालय का। उसके काम कौन करता है कि कुछ मजिस्ट्रेटों का उल्लेख लागू होना होता है। तो मजिस्ट्रेट जो अगर कोई भी न्याय देता है तो उस पर अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसको हम अधीनस्थ न्यायालय में या सत्र न्यायालय में जा करके उसको रिव्यू करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना एवं अधिकार क्षेत्र। संरचना और अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे कि किस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय की संरचना और इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। तो हमने इसका एक
संरचना बनाई हुई है अधीनस्थ न्यायालय की, कि पहले हमारे यहाँ अगर राज्य की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अपना एक उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो उच्च न्यायालय पर, हाई कोर्ट पर बात करेंगे। इसके अधीन क्या क्या होता है कि जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय आते हैं। क्या आते हैं? जिला और सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन। फिर जिला एवं सत्र न्यायालय में क्या होता है कि दो प्रकार के मुकदमे लड़े जाते हैं। कौन से? दीवानी न्यायालय और उसके फौजदारी न्यायालय। क्रिमिनल कोर्ट होता है और इधर सिविल कोर्ट होता है। तो दीवानी और फौजदारी में बात करेंगे। फिर तो दीवानी में कौन कौन से आते हैं? दीवानी के तहत आते हैं अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय आएगा। फिर उसके बाद में मुंसिफ अदालत आती है दीवानी न्यायालय में। फिर इसके बाद फौजदारी में क्या होता है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मतलब चीफ और सीजेएम कोर्ट होता है। उसके बाद में दंडित अधिकारी का न्यायालय होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मुक्त कानूनी सहायता का संवैधानिक ढांचा, नालसा पर बात करेंगे कि मुक्त, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति को न्याय चाहिए तो उसको मुक्त रूप से वकील प्रोवाइड किया जाएगा, मुक्त प्रकार से उसको, उसके लिए, केस के लिए उसको सुविधाएं दी जाएंगी। और किस प्रकार से सुविधाएं दी जाएंगी? मुक्त तरीके से। संवैधानिक ढांचा भी बना है इसका, तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 39A 29 ये कहता है कि आपको न्याय और गरीबों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया जाएगा। 29A ये कहता है कि न्याय और गरीबों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। और इसका प्रावधान क्या बात करता है कि अनुच्छेद 14 व 22(1), अनुच्छेद 14 और 22(1) राज्य के लिए निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार पर बात करता है और 20 जीवन रक्षा के अधिकार की बात करता है। उसमें खंड 1 पर बात किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, उसको स्वतंत्र रूप से उसको निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी या कराना बाध्यकारी बनाता है। क्या बात करें? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1) राज्य को बाध्यकारी बनाता है किसी के लिए निशुल्क न्याय दिलाना, राज्य के लिए यह बाध्यकारी होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत इसका गठन हुआ, नालसा के तहत। और समाज के कमजोर वर्गों को मुक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थायी बनाया गया। अब हम बात करते हैं लोक अदालत प्रणाली। लोक अदालत प्रणाली में बात करेंगे न्याय का वैकल्पिक मंच, कि न्याय के वैकल्पिक कौन कौन से मंच हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें पहला वैकल्पिक मंच है लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत। तो लोक अदालत पर बात करेंगे और स्थायी लोक अदालत पर बात करेंगे। तो लोक अदालत क्या होती है कि यह एक वैकल्पिक न्याय मंच या फोरम होता है जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। लोक अदालत क्या होता है? गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस पर क्या बात करेंगे कि न्यायालय में लंबित मामले, जितने भी न्यायालय में लंबित मामले होते हैं, तो अथवा वे मामले जो अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, मतलब पहले ही झगड़ा हुआ है और उसका अभी न्यायालय में उस पिटीशन दायर नहीं हुई है, कोई मुकदमा भी चालू नहीं हुआ है, उस पर लोक अदालत कार्य करती है। और क्या करती है कि विवादों का सौहार्द ढंग से निपटारा किया जाता है। सौहार्द मतलब प्रेम, बंधुता और भाईचारे के साथ में इसका निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। अब इसके बात करेंगे कि न्यायिक लोक अदालत। अब न्यायिक लोक अदालत क्या करता है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 1987 के तहत इसका संशोधन किया गया, 2002 के संशोधन द्वारा स्थापित किया गया और बताया गया कि विशेष रूप से सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालत बनाई गई। अब आगे बात करते हैं हम लोग जमीनी स्तर पर न्याय कैसे दिलाते हैं। जमीनी स्तर पर हमारे यहाँ न्याय की क्या व्यवस्था की गई है? तो एक परिवार न्यायालय है और एक ग्राम न्यायालय बनाया गया जमीनी स्तर पर, कि हम लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े और जमीनी स्तर पर इसका निपटारा भी हो जाए हमारे कार्यों का। तो हम लोग बात करते हैं कि जमीनी स्तर पर न्याय परिवार एवं ग्राम न्यायालय पर। तो परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट जिसको कहते हैं, यह अधिनियम परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में आया था और इसका उद्देश्य था, परिवार न्यायालय का उद्देश्य था कि विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करना। परिवार मामले में क्या किया गया था? विवादों में मध्यस्थता और बातचीत को प्रोत्साहित करना था फैमिली कोर्ट का। अब इसके बाद में बात करते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय का क्या कार्य था कि ये किस अधिनियम के तहत आया? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत इसको लाया गया और इसके उद्देश्य थे कि निचले स्तर पर
न्याय सुलभ कराना, ग्राम गांवों में जो न्याय घर घर तक पहुंचाना, इसका मूल दर्शन था नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय उपलब्ध कराना, उनके घर जाकर के उनको न्याय दिलाना, ये ग्राम न्यायालय का कार्य था। अब बात करेंगे तुलना विश्लेषणात्मक, तुलना करेंगे विश्लेषण वैकल्पिक एवं जमीनी न्याय तंत्र पर, जमीनी न्याय तंत्र पर और वैकल्पिक, इसके लिए इस पर चर्चा करते हैं कि संस्थान कौन से होंगे, ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय, लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत। फिर इस 21 अधिनियम के तहत आया, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी कार्यप्रणाली तथा क्षेत्र क्या था, स्कोप क्या था इसका। तो हम लोग बात करते हैं ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत लाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय पहुंचाना। फिर कार्य क्या था इसका, निचले स्तर पर न्याय सुलभ कराना, ये ग्राम न्यायालय का कार्य था। अब परिवार न्यायालय पर बात करेंगे। तो परिवार न्यायालय का आधार जो था अधिनियम 1984 में लाया गया था, 2002 में इसका रिव्यू किया गया। फिर उसके बाद में प्रमुख उद्देश्य इसका था विवाह एवं पारिवारिक विवादों को निपटारा करना। कार्यप्रणाली कैसे होगी, मध्यस्थता या बातचीत को प्रोत्साहित करके। अब हम बात करते हैं लोक अदालत। लोक अदालत की अधिनियम का आधार क्या था, गांधीवादी सिद्धांत, कि हम लोग गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य था वैकल्पिक न्याय मंच प्रोवाइड करना, न्यायिक फोरम तैयार करना, लंबित प्री लिटिगेशन के तहत, और इसको कार्य कैसा होगा, सौहार्द ढंग से निपटारा किया जाएगा, ये लोक अदालत का कार्य था। अब स्थायी लोक अदालत का कार्य था। स्थायी लोक अदालत कब लाया गया, किस अधिनियम के तहत लाया गया, तो ये अधिनियम 1987 2002 संशोधन के तहत लाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के मामले में, और कार्य एवं क्षेत्र पर था इसका अनिवार्य पूर्ण मुकदमा सुलह, मतलब अनिवार्य और पूर्ण मुकदमा सुलभ कराया जाएगा किसके, स्थायी लोक अदालत के माध्यम से। अब राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हम बात कर लेते हैं कि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भाग 21 में दिया गया है। जैसे जीवन और मृत्यु का अधिकार है भाग अनुच्छेद 21, और ये भाग है 21, ये भाग 21 है। भाग 21 में विशेष राज्यों का प्रावधान है, मतलब राज्यों के लिए जो हमारे राज्य हैं 12 राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दी गई, और उनके लिए उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमारे विशेषज्ञों ने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान को भाग 11 में संवैधानिक तरीके से रखा था और कहा था कि संविधान के भाग 21 में देश के कुछ राज्यों की विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और वो प्रावधान कौन से हैं, यह प्रावधान अनुच्छेद 371 से लेकर के 371 जे तक विस्तृत है, 371 से 371 जे तक विस्तृत है। इसके तहत कुल 12 राज्यों को विशेष दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई है। कि इन 12 राज्यों में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि अनुच्छेद 371 श्रृंखला राज्यवार विशेष प्रावधान, कि मतलब राज्यवार इनको कौन कौन से अनुच्छेदों में इनको विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र व गुजरात के लिए विशेष प्रावधान को दिया गया है, और अनुच्छेद 371 ए नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया है, और अनुच्छेद 371 बी और सी असम बी और मणिपुर सी। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 371 डी और ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और इसी ई को विस्तृत करके तेलंगाना की राज्य व्यवस्था को बनाया गया, विशेष प्रावधान दिया गया तेलंगाना के लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 371 एफ और जी, जिसमें सिक्किम एफ और मिजोरम जी। अब हम बात करते हैं 371 एफ। अब इसके बाद में अनुच्छेद 371 एच और आई अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए विशेष प्रावधान रखा गया। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान किया गया कि वहां की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको केंद्र के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं संपूर्ण रूपरेखा, एक माइंड मैप में कैसे इसको तैयार करें, एक तरीके से कैसे तैयार करें। तो अधीनस्थ न्यायालय एवं विशेष प्रावधान में हम लोग बात करते हैं कि संवैधानिक उपबंध क्या है। संवैधानिक उपबंध 371 से 371 जे तक 233 से 237 में 5 स्वतंत्र बिंदुओं पर हम लोग रखा गया। इसको संवैधानिक ढांचा है। अधीनस्थ न्यायालय को कहाँ रखा गया, 233 से 237 तक रखा गया। अब इसके बाद में इसकी संरचना, अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय, जिला जज, दीवानी फौजदारी विभाग, और फिर उसके बाद में
राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण और अनुच्छेद 39A 14 और 22A के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। फिर लोक अदालत, लंबित मामले, गांधीवादी सिद्धांत, लोक अदालत में। फिर उसके बाद में स्थायी लोक अदालत है 2002 संशोधन, सार्वजनिक सेवाएं। फिर उसके बाद में पारिवारिक न्यायालय 1984 में मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक न्यायालय लाया गया। फिर ग्राम न्यायालय 2008 में द्वारा लाया गया। फिर विशेष प्रावधान वाले राज्य लाए गए अनुच्छेद 371 से 371 जे 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हमारे संविधान में वर्णन किया गया था। ये आपका माइंड मैप था। हम इस पर बात किए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ न्यायालय की बात की और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान और अध्याय 30 की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत एंड लेट्स क्रैक इट।